अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट पूरे बांग्लादेश में फैल गए, हत्ता कि बांग्लादेश की सरकार को ख़त्म करना पड़ा और शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। ये प्रोटेस्ट क्या थे और इसके पीछे कोटा सिस्टम क्या था? कोटा सिस्टम को लेकर अब से पहले भी बांग्लादेश में बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा ये प्रोटेस्ट इंतहाई खतरनाक शक्ल अख्तियार कर गई, हत्ता कि तकरीबन 400 लोगों की जान गई। और इसके पीछे आखिर क्या था? आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या और इस कोटा सिस्टम को लेकर इतने शदीद किस्म के मुजाहरे क्यों हुए? आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह थी कि बांग्लादेश में बार बार इस कोटा सिस्टम को लेकर मुजाहरे होते रहे और शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। आइए आज इसी को देखते हैं, इसी पर बात करते हैं, इसको आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। At least 4 protesters have been killed in Bangladesh as thousands call for a complete shutdown across the country. Violence has broken out between police and students in several locations in Dhaka and on the outskirts of the capital. इस टॉपिक को मुकम्मल जानने से पहले हमें बांग्लादेश की थोड़ी सी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश नामी कोई मुल्क इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो बांग्लादेश का ये हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, और इस तरह ये पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, लिहाजा असम्बली में सीटें ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान की थी। 1970 के इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो कि अवामी लीग कहलाती थी और इसको शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, उन्होंने ज़्यादा सीटें जीत ली, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त की फेमस पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे, उन्होंने कम सीटें जीती। लिहाजा शेख मुजीबुर रहमान को पीएम बनने का मौका मिला, लेकिन कुछ सियासी इख्तलाफ की वजह से शेख मुजीबुर रहमान पीएम ना बन सके और वो पाकिस्तान से नाराज़ हो गए और इस तरह उन्होंने आज़ादी का नारा लगा दिया। आज़ादी का नारा लगाने से पहले उन्होंने एक मुक्ति बाहिनी तंजीम बनाई इंडिया के साथ मिलकर, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ जंग लड़ी और आज़ादी के लिए बांग्लादेश को अलहदा कर लिया। और इस तरह 1971 में वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनकर सामने आ गया। उस वक्त जब बांग्लादेश बना तो एक तो शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने मुक्ति बाहिनी तंजीम और उस वक्त की सियासी पार्टी को लीड किया। इनके साथ साथ एक उस वक्त के मिलिट्री ऑफिसर शेख ज़ियाउर रहमान थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया। अब ये दो किरदार आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ एक तीसरा किरदार जमात इस्लामी का था। जमात इस्लामी वेस्ट पाकिस्तान में एक बड़ी जमात थी जो कि कतई नहीं चाहती थी कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो, लिहाजा उन्होंने इस जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि बांग्लादेश ना बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में इकट्ठे रहें। अब इस सारे मसले को समझने के लिए आपको 3 किरदारों को याद रखना पड़ेगा, एक शेख मुजीबुर रहमान, एक ज़ियाउर रहमान और तीसरी जमात इस्लामी। अब 1971 में जब बांग्लादेश अलहदा होता है तो शेख मुजीबुर रहमान मुक्ति बाहिनी के लोगों को बांग्लादेश आर्मी में शामिल कर लेते हैं और इनको फ्रीडम फाइटर का नाम दिया जाता है। ये वो लोग थे जो शेख मुजीबुर रहमान की आवाज़ पर पाकिस्तानी फौज के साथ लड़े थे, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये शेख मुजीबुर रहमान के वफादार साथी थे। अब बांग्लादेश की आर्मी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तो वो लोग जो मुक्ति बाहिनी के लोग थे और बांग्लादेश आर्मी में शमूलियत अख्तियार कर चुके थे, और दूसरे बांग्लादेश आर्मी के वो नौजवान और ऑफिसर जो पाकिस्तान के बारे में किसी न किसी तरह सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, क्योंकि बांग्लादेश बनने से पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। बहुत से नौजवान ऐसे थे जो कि बांग्लादेश में थे लेकिन उनके ऑफिसर पाकिस्तान में थे। इसी तरह बहुत से ऑफिसर ऐसे थे जो कि पहले पाकिस्तान में काम कर चुके थे। अब 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान पावर में आए तो उन्होंने पावर में आते ही फ्रीडम फाइटर्स जो कि मुक्ति बाहिनी के लोग थे उनको कोटा दे दिया। यही वो कोटा था जिसको लेकर बांग्लादेश में बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट हुए और आखिर 2024 में इसी प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश सिविल सर्विस और दीगर नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स जो कि मुक्ति बाहिनी के लोग थे उनके लिए 30% कोटा रखा। 10% कोटा उन औरतों के लिए रखा जो कि किसी न किसी तरह जंग में मुतासर हुई थी। 10% डिस्ट्रिक्ट कोटा रखा गया और 10% ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रखा गया। 1971 में जब बांग्लादेश वजूद में आया तो उसके साथ ही बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत
ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। लिहाजा लोगों ने बहुत जल्द आज़ादी का नारा बोलकर बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी। इसी दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में वन पार्टी सिस्टम को मुतारफ कराया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन हालात का फ़ायदा उठाकर अपोजिशन की कोई जमात इक़्तिदार में आ जाए। अब बांग्लादेश की आर्मी, जो कि पहले ही शेख मुजीबुर रहमान से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और पहले ही दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी थी, उनको ये बात कतन पसंद नहीं आई कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में अपोजिशन पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं और वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं। बांग्लादेश की आर्मी, जो कि शेख मुजीबुर रहमान से पहले ही नाराज़ थी, उन्होंने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की रेजिडेंसी पर हमला कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी घर वाले थे उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान की सिर्फ 2 बेटियां बची, जो कि जर्मनी में थी। उनमें से एक शेख हसीना थी, जिनकी उम्र उस वक्त 28 साल थी और वो अपनी बड़ी बहन से मिलने जर्मनी गई हुई थी। इस तरह शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली में सिर्फ ये 2 बेटियां बची, बाकी सबको बांग्लादेश की आर्मी ने कत्ल कर दिया था। अब इन 2 बेटियों के बारे में ये भी खतरा था कि हो सकता है कि जर्मनी में भी इन पर हमला किया जाए। लिहाजा उस वक्त की इंडिया के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इनको इंडिया बुलाया और वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे दिया। 15 अगस्त 1975 को जब शेख मुजीबुर रहमान की सारी फैमिली को कत्ल कर दिया गया, तो उस वक्त के मिलिट्री ऑफिसर शेख ज़ियाउर रहमान ने बांग्लादेश की कमान सांभी। ये वही शेख ज़ियाउर रहमान थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर बहुत अहम किरदार अदा किया था और ये शेख मुजीबुर रहमान के बहुत करीबी साथी थे। इस तरह शेख ज़ियाउर रहमान ने बांग्लादेश की कमान संभाली और आते ही वो बांग्लादेश के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और उसके 2 साल बाद वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन गए। और उसके बाद शेख ज़ियाउर रहमान ने एक अपनी पार्टी बनाई जिसको BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी कहा जाता है। इन्होंने उस वक़्त के हालात को समझा और बांग्लादेश में जो शेख ज़ियाउर रहमान ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी, जमात इस्लामी को बैन किया था, क्योंकि जमात इस्लामी ने 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया था। वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश अलहदा हो और शेख मुजीबुर रहमान ने पावर में आते ही जमात इस्लामी को बैन कर दिया था। शेख ज़ियाउर रहमान ने इस बैन को ख़त्म किया और जमात इस्लामी के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की और आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में बैन की हुई थी या बांग्लादेश के लोग उससे नाराज़ थे, उन्होंने इसको ख़त्म किया। 13 मई 1981 में बांग्लादेश की आर्मी के एक पावरफुल ग्रुप ने शेख ज़ियाउर रहमान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इस तरह एक दफ़ा फिर बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया। अब आर्मी के ग्रुपिंग की वजह से बांग्लादेश में बार बार हुकूमतों के तख्ते उलट रहे। अब शेख ज़ियाउर रहमान की पार्टी को भी कोई लीड करने वाला नहीं बचा था, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को भी कोई लीड करने वाला नहीं बचा था। लिहाजा शेख ज़ियाउर रहमान की पार्टी BNP को उनकी बेगम खालिदा ज़िया ने लीड किया। जबकि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी को उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद ने लीड किया। और आगे चलकर ये दोनों औरतें एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ती रहीं। कभी शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार में आती तो वो अपने मुक्ति बाहिनी के लोगों को सपोर्ट करती, दोबारा से कोटा सिस्टम को बहाल कर देती, और जब खालिदा ज़िया कभी इक़्तिदार में आती तो वो शेख हसीना वाजिद ने जो कि जमात इस्लामी को बैन करती थी, वो उस बैन को ख़त्म कर देती और मुक्ति बाहिनी के कोटे को किसी न किसी तरह कम करने की कोशिश करती। अब आगे चलकर जब शेख हसीना वाजिद दोबारा इक़्तिदार में आई तो उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर खालिदा ज़िया को जेल में बंद कर दिया और दोबारा से जमात इस्लामी पर बैन कर दिया। इस तरह उन्होंने वार क्राइम के केस को ओपन किया और जमात इस्लामी की टॉप लीडरशिप को उस वक्त 1971 में पाकिस्तान का साथ देने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया और बहुत सी टॉप लीडरशिप को सजाए मौत की सजा भी सुनाई गई। Breaking news now out of Bangladesh. Jamaat-e-Islami leader Mutiur Rahman Nizami has been hanged. Nizami was convicted of committing war crimes, that's including rape, murder, torture, and looting during the country's 1971 War of Independence for Pakistan. ये बांग्लादेश की तारीख थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आप अगले टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें। 2024 में इसी कोटे सिस्टम को लेकर दोबारा से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। अब जून 2014 में किसी कोटा सिस्टम को लेकर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। 2018 में इसी कोटा सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जिसके वजह से इस कोटा सिस्टम को किसी हद तक ख़त्म किया गया था। मगर 2014 में हाई कोर्ट की जजमेंट आ जाती है कि इस कोटा सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ख़त्म किया गया था, लिहाजा इसको रिस्टोर किया जाए। तो हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस कोटा सिस्टम दोबारा रिस्टोर हो जाता है।
अब स्टूडेंट्स का कहना था कि हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक अगर ये कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ख़त्म किया गया है तो शेख हसीना वाजिद के पास असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत है, वो इसको आईनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर सकती हैं। मगर शेख हसीना वाजिद इसको ख़त्म करने के लिए किसी हद तक तैयार नहीं थी। लिहाजा ये प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी से बढ़ते बढ़ते चटागांग यूनिवर्सिटी और इस तरह राजशाही यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क में फैल गए। जब ये प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में फैल गए तो बहुत सी अपोजिशन जमातें भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गई। बीएनपी की पार्टी के लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़वाल पजीर थी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर्स थे वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए और ये प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में फैल गए। शेख हसीना वाजिद समझती थी क्योंकि वो पावर में हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लेंगी। लेकिन आस्ता आस्ता ये प्रोटेस्ट अनकंट्रोल हो गए और इस तरह बहुत सी जगहों पर वायलेंस भी हुआ। पुलिस और स्टूडेंट्स के दरमियान लाठीचार्ज हुआ। इसके अलावा 400 के करीब लोग तकरीबन गोलियों की ज़द में आए जो कि इस प्रोटेस्ट में शहीद हो गए। Bangladesh has in recent weeks been shaken by some of its worst unrest in years. Thousands of students have taken to the streets across the country, angry at the government's quota system for civil service jobs. Police have fired tear gas and water cannons to try to disperse them, with more than 180 killed in the clashes and hundreds more taken to hospital. शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में जल्दी में बहुत ज़्यादा गलती की। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स लीडर को उठाया। स्टूडेंट्स लीडर का उठाना था कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर गए। इसी दौरान बांग्लादेश के आर्मी चीफ शेख हसीना वाजिद को ये मशवरा देते हैं कि वो इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश से जल्दी निकल जाएं। मगर शेख हसीना वाजिद उनसे कहती हैं कि वो जाने से पहले एक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं। मगर आर्मी चीफ उनको मना कर देते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो अपोजिशन और दूसरी जमातों और प्रोटेस्ट के जितने भी कारकुन हैं उनको ये पता लग जाएगा कि आप बांग्लादेश से जा रही हैं, लिहाजा हालात मज़ीद बिगड़ने का ख़तरा है। और दूसरा ये कि कॉन्फ्रेंस करने के बाद हो सकता है आपको यहाँ से निकलने का टाइम भी ना मिले। लिहाजा उनको 45 मिनट का टाइम दिया गया कि 45 मिनट के अंदर अंदर वो अपना इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश से चली जाएं। लिहाजा शेख हसीना वाजिद ने अपना इस्तीफ़ा दिया और 45 मिनट के अंदर अंदर वो बांग्लादेश से इंडिया में चली गईं। इस तरह शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार ख़त्म हुआ। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ये बयान देते हैं कि वो अपने लोगों के साथ हैं, वो किसी भी तरीके से अपने लोगों पर ना तो गोली चलाएंगे ना तशद्दुद करेंगे। इसके बाद बांग्लादेश में शेख यूनुस को वापस बुलाया जाता है, जो कि बांग्लादेश में एक बड़े वेल नोन पर्सन थे जिन्होंने छोटे कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके लिए उन्होंने बैंकिंग सिस्टम कुछ इस तरह से मुतारफ़ कराया था कि वो छोटे लोगों को कर्जा देकर कारोबार की तरफ लेके आते थे, जिसके ऊपर शेख हसीना वाजिद ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर बांग्लादेश से जलावतन किया हुआ था। लिहाजा उनको वापस बांग्लादेश में बुलाया गया और उनको अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया गया और उनकी कैबिनेट में उन स्टूडेंट्स लीडर को भी शामिल किया गया जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में बहुत अहम किरदार अदा किया था। लिहाजा इस वक्त बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत शेख यूनुस की ज़ेरे निगरानी चल रही है। Muhammad Yunus, a Nobel Peace Prize winner renowned for his work with impoverished communities and a vocal critic of the ousted Sheikh Hasina, has been appointed to lead Bangladesh's interim government. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।